एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। बिहार डीएलएड एग्जाम क्वेश्चन सेट 2024 लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो डीएलएड के एग्जाम देने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और ये जो आपका जो वीडियो बनाया गया है दोस्तों, स्पेशल रुक्मणी जो प्रकाशन की बुक आती है और उसमें जो प्रश्न और सेट जो दिए गए हैं वो सेट में आपका साइंस और जीके जीएस के जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा दोस्तों। तो शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में बने रहें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी फायदा होगा और इसमें हम डिटेल एनालिसिस कराएंगे। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल या अवतल दोनों प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात किया जाए दोस्तों तो इसका जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। ये परावर्तक सतह है दोस्तों, ये धंसा हुआ होता है और बाहर की जो भाग है वो कलई किया हुआ होता है। इसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण की बात किया जाए तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी अनंत होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है दोस्तों वो पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। और अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं जो याद रखिएगा, सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टरी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में इत्यादि में इसके प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को समझिए। तो देखिए, पहला में दिया है एक्स किरण, दूसरा में दिया है गामा किरण, तीसरा में दिया है माइक्रो तरंगे, चौथा में दिया है रेडियो तरंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो इसमें ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपका है इसमें रेडियो तरंगे, उसके बाद आपका है माइक्रो तरंगे, उसके बाद आपका है एक्स किरणें, उसके बाद है आपका गामा किरणें। अर्थात कहने का मतलब 4, 3, 1 और 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है दोस्तों वो गामा किरण के पास होती है और सबसे अधिक ऊर्जा भी आपके गामा किरण के पास ही होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए तो वो आपका रेडियो तरंगों के पास होता है। किसके पास होता है? रेडियो तरंग के पास सबसे अधिक आपका तरंग दैर्घ्य होता है, याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय निर्वात में भी गमन करते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं दोस्तों वो निर्वात में भी आपके गमन कर सकते हैं और इसका जो वेलोसिटी होता है, वेग जो होता है वह लाइट माने प्रकाश के वेग के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण और भी प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के मुख्य सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा। दो हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स हार्मोन है। अगर पुरुषों के सेक्स हार्मोन की बात किया जाए तो टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। पुरुषों में सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए सबसे किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अगर इसका आंसर की बात किया जाए, आर्विड कार्लसन या जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लेफ्लिन या वाल्टर कोहन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन को दिया गया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अधातुओं में कौन द्रव है? अधातुओं में कौन द्रव है? केवल ब्रोमीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन, केवल फास्फोरस, अधातुओं में कोई द्रव नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो एक धातु है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर ब्रोमीन की बात किया जाए तो यह एक हाइलोजन तत्व है। कैसा तत्व है दोस्तों? हाइलोजन तत्व है ब्रोमीन और यह आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में पाया जाता है, 17वें वर्ग में पाया जाता है। यह लाल और भूरा द्रव होता है और इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 35 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक और धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों मरकरी, Hg, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर कि एल्काइन
का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों। और यह जो होता है त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 52 कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ और अनिदैर्घ्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुप्रस्थ और अनिदैर्घ्य दोनों तरंगे हैं जो ठोस में चल सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती है वो ठोस में, द्रव में और गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में माध्यम करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव में गमन करती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 53 कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक ऑप्शन है टेस्ला, वेबर, अर्ग या हेनरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वेबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा। और इसका अगर चुंबकीय फ्लक्स के अगर सीजीएस मात्रक की बात किया जाए, सीजीएस, तो इसका मैक्सवेल है। क्या है दोस्तों? मैक्सवेल, याद रखिएगा। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 54 में है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए है जीजे मेंडल, बी है जोहान एंजेलिस्टन पुरकिंजे, सी है चार्ल्स डार्विन, डी है रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किए थे वो पुरकिंजे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इनका अध्ययन किया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। क्या संबंध है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी, भी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/रूट टी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर टी का। याद रखिएगा नियत दाब और किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है दोस्तों। और ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ती है। और ताप के घटने से ध्वनि की चाल भी घटती है। याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस के ताप बढ़ने से वायु की ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, याद रखिएगा। और ध्वनि कभी निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि के गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर। 56 में कह रहा है कि असंरक्षित बल के उदाहरण है घर्षण बल, श्यान बल, उपयुक्त में से दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल और श्यान बल असंरक्षित बल दोनों के उदाहरण है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि यदि किसी बल के प्रभाव से एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है अथवा वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है तो इसे ही असंरक्षित बल कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। असंरक्षित बल की अगर उदाहरण की बात किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और प्रत्यास्था बल, ये सब संरक्षित बल के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ओजोन? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका चूने का पानी है, ठीक, इसको हम CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाता है दोस्तों जल की उपस्थिति में कैल्शियम
कार्बोनेट बना देता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो एक रंगहीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर, जो पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है कि एथिलीन के बहुलीकरण से, यूरिया तथा फिनॉल की क्रिया से, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन के बहुलीकरण से। अगर बात किया जाए प्लास्टिक जो पॉलीथीन का जो निर्माण होता है एथिलीन के बहुलीकरण से किया जाता है, और प्लास्टिक बोतल पेट का बहुलक होता है। किसका होता है? पेट का बहुलक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी की कठोरता का कारण है, पानी की कठोरता का कारण है सोडियम तथा पोटेशियम के लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण, लेड एवं कॉपर के लवण, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं जिसके कारण पानी कठोर हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी कठोरता होती है और एक जो होती है अस्थायी कठोरता होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसकी उपस्थिति कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होता है, और अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये दोनों को भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 60 नंबर, कि फेनोफ्लेफथीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग होता है, पीला रंग होता है, नीला होता है, या रंगहीन होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुलाबी रंग होता है। कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 61 है कि अम्ल ए, बी, सी एवं डी का पीएच मान 1, 2, 3, 4 है। इसमें से सबसे अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली अगर अम्ल की बात किया जाए दोस्तों तो वो है आपका ए, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 से जो भी कम होता है वो आपका अम्लीय होता है, और 7 से जो ज़्यादा होता है पीएच मान वो क्षारीय होता है, और जो 7 पर होता है वो लवणीय होता है। तो 7 से जितना कम होगा वो उतना ही लवणीय होगा दोस्तों। तो देखिए 7 से कम 1 सबसे कम है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली आपका जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल होगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 62 प्रश्न है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, या मांसाहारी, सर्वाहारी, या शाकाहारी में से कुछ नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसे सर्वाहारी कहा जाता है, जो मांस और शाक दोनों खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 63 प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? जे मेंडल, लुई पाश्चर, कार्ल लिनियस, एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है। इसी तरह से जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जीवाश्मी के जनक लिवांडो डी विंसी है, और आधुनिक आनुवंशिक के जनक DH मॉर्गन है, और पादप कार्य के जो जनक है स्टीफन हेल्स है, और आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान बेयर है। याद रखिएगा वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफ्रेटस है, और भारतीय कवक विज्ञान के जनक की अगर बात किया जाए तो EJ बटलर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 64 कौन अशुद्ध पदार्थ है? कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वायु एक मिश्रण होता है और मिश्रण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है। सोडियम एक धातु है, धातु हमेशा शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन भी धातु है जो शुद्ध होता है, और अमोनिया जो एक यौगिक है, यौगिक भी हमेशा शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपका वायु जो होगा ये अशुद्ध पदार्थ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 65 जो है आपका कि आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है खड़ा रहने पर, कुर्सी पर बैठने पर, जमीन पर बैठने पर, जमीन पर लेटने पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
जमीन पर लेटने पर। आपके शरीर की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो जमीन पर लेटने पर, क्योंकि स्थिति जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो हाइट पर डिपेंड होती है। जितना आपका हाइट बढ़ेगा स्थिति ऊर्जा उतना ही अधिक होगा, और लेटने पर, जमीन पर लेटने पर हाइट क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई से रिलेटेड, क्योंकि आपका स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो एच इसमें क्या होता है, वेरी करता है। हाइट जितना बड़ा होगा स्थिति ऊर्जा उतना अधिक होगा, हाइट जितना कम होगा तो लेटने पर हाइट सबसे कम होगा, इसलिए स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे कम होगी, याद रखिएगा।